लिखेंगे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन। देखो जी, हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, सबका वीडियो लगभग मैंने डाला हुआ है, तो आप सारे वीडियो को देख सकते हो जो बच्चे लेट से जुड़े हो। और वीडियो देख करके जो भी बातें समझ ना आए वो बातों को आप पूछ पूछ सकते हो। समझ गए? तो परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली होता क्या है? तो ये परसेंटेज कंपोजिशन हम लोगों को बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ये बोल सकते हैं कि ये परसेंटेज होता है। इट इज द परसेंटेज, इट इज द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट और एनी एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हो। हर एलिमेंट का भी कंबाइंड में बोलो या फिर एलिमेंट का भी बोलो। तो इट इज द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, 100 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। तो 100 ग्राम के किसी सब्सटेंस में जो भी परसेंटेज होगा उसी को परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 100 ग्राम के किसी सब्सटेंस में जितना भी परसेंटेज किसी का बन रहा है तो उसको परसेंटेज कंपोजिशन कहा जाता है। ठीक है? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में? तो देखिए, इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन लिखने का मन है तो कैसे लिखोगे? मॉलिक्यूल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, सबका अलग अलग परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन अगर तुम्हें निकालना है तो उस एलिमेंट का मास ऊपर लिखोगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है ना? किसी भी कंपाउंड में, चाहे पर्टिकुलर कंपाउंड, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को ले लो तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन पर्टिकुलर कंपाउंड। पहले एक एक करके ना निकालेंगे, सारे कंपाउंड उसका थोड़ी ले लेंगे, उस एलिमेंट का एक कंपाउंड लेंगे जिसमें हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना? और उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, उसके मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, थोड़ा सा डेफिनेशन देख करके तुम्हें थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन जब इस पे इलेबरेट करेंगे, एग्जाम्पल देंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो परसेंटेज अगर निकालना है तो उस एलिमेंट का मास रखेंगे ऊपर में, उस कंपाउंड का मोलर मास रखेंगे नीचे में और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो जैसे देखो जी, तो परसेंटेज ऑफ, क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं एक, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना? इन तीनों का परसेंटेज चाहिए इन CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है और इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि कैल्शियम का परसेंटेज कितना होगा, कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है बाबू? तो आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 × 3, और टोटल जोड़ के आप जोड़ लो 12, 40, 52 और 48, 100 हो जाएगा। तो 100 आ रहा है टोटल मास ऐड करके। ठीक है ना? अब इस 100 ग्राम, अगर मान लो ग्राम लेते हो, एमई कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो कि 100 ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम है, 100 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, 100 ग्राम में 48 ग्राम ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज तो बहुत इजीली निकल जाएगा। वैसे चलो, अगर तुम फॉर्मूला में सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मास ऑफ दैट एलिमेंट कितना आया है भाई? तो 40 आया है। तो ऊपर में किसका मास लिख रहे हैं? कैल्शियम का लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम। नीचे में क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ CaCO3 और इंटू 100। तो देखो, अगर फॉर्मूला पे जाना चाहते हो तब, नहीं तो डायरेक्ट करो ना, 40/100 इंटू 100। तो देखो जी, 100 से 100 तो कैंसिल हो गया। ठीक है? तो 100 से 100 कैंसिल हो गया,
तो ये कितना परसेंट बच गया है? 40% बच गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैल्शियम का परसेंटेज हमने निकाल लिया। इसी तरह से अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहते हो तो ऊपर में लिखोगे मास ऑफ कार्बन एटम। ये कैल्शियम एटम था, कार्बन एटम अपॉन में मोलर मास ऑफ CaCO3, मोलर मास ऑफ CaCO3 इंटू 100। ये आप कर सकते हो। तो मास कितना दिया है भाई? 12 दिया है, अपॉन में 100 इंटू 100। तो बाबू सीधा सीधा यहाँ पे तो कोई झमेला ही नहीं है, सीधे सीधे 12%। ऐसे भी आपको शुरू में दिख रहा था कि 100 ग्राम आ गया टोटल, तो परसेंटेज ही ना है टोटल। अगर 100 में बात करें तो ये 40%, ये 12%, ये 48%। तो इस हिसाब से अगर डायरेक्ट चाहते हो ऑक्सीजन निकालना तो 100 में से बाकी दोनों को जोड़ के घटा लो, तो 40 प्लस 12, तो आगे आपका 100 माइनस और 52 मतलब 48%। और ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ 48 आया था। तो किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सकता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन CH4। CH4 में आपको कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज बताना है। तो चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, फटाक से बताइए आप लोग, मैसेज कीजिए आंसर। CH4 में कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज आप बताइए। तो बोलिए CH4 में आपका परसेंट कितना हो गया? 12। और हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, तो 12 और प्लस 4 मिला के कितना हो गया? 16 हो गया। पहले तो मोलर मास निकाल लो। ये 16 जो आया वो क्या आया? मोलर मास आया। तो अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखोगे। तो भाई ऊपर में मास कार्बन का लिखना है तुम्हें, तो ऊपर में लिखोगे मास ऑफ कार्बन। नीचे में क्या लिखोगे? मोलर मास ऑफ CH4, मोलर मास ऑफ CH4 और इंटू 100 कर दोगे। तो बोलो ऊपर में क्या रहा? ऊपर में 12, नीचे में 16 इंटू 100। तो अब डायरेक्ट करेंगे, बार बार ये लिखने वाला काम खत्म करेंगे। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये 25 से कट गया, तो 75% आ गया। चलो बहुत लोग आ गया है, सही है, बहुत बढ़िया। मोहित सिंह, हिमांशु, हैप्पी सिंह, ओम जी, सबका ठीक है। अब देखो, अब दूसरे का भी तुम फार्मूला पे भी रख के बना सकते हो, या डायरेक्ट जब दो ही लोग हैं तो दो ही लोग मिलके 100 होंगे। तो अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है तो 100 में से माइनस कर दीजिए 75, तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो 25% हो जाएगा। ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, और नहीं अगर मन किया कि फार्मूला पे रख के बनाए तो रख के बनाइए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास ऊपर रखेंगे, तो हाइड्रोजन का मास 4 है, और अपॉन में 16 इंटू 100। तो 4 4 जा 16, और ये 4 से 25 टाइम्स, तो ये 25% हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाओ आप लोग। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2SO4। H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मैसेज कीजिए फटाफट। देखिए H2SO4 में अगर इसका टोटल मास निकालते हैं
तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 × 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना होगा, 32 होगा। ऑक्सीजन का 16 × 4, तो 2 + 32 + 64 जोड़ के 98 आ गया। तो पहले तो आप मोलर मास निकाल लो। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो ये आपका आ गया। अब ये हाइड्रोजन के मास को डिनोट कर रहा है, ये सल्फर को और ये ऑक्सीजन को। अब तीनों का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो बस फॉर्मूला लगाइए, फटाक से बनाइए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बोलो, तो ऊपर में 2, नीचे में 98 × 100, तो ये तुम्हारा 200/98 आ गया। अगर सल्फर की बात करोगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो 32/98 × 100, तो इसका आंसर हो गया 3200/98। वही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे, तो 64/98 × 100, तो ये आ गया तुम्हारा 6400/98। अब तुम लोग इसको कैलकुलेट करके इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, जो जो आएगा लिख दीजिएगा। लेकिन अब तुम्हें एक मन में शक भी रह सकता है कि सर मेरा, हमको कैसे पता कि हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बना रहे हैं। तो इसका उपाय ये है कि तीनों को आप जोड़ लो, और ऐड करने पे क्या ये 100 आ रहा है। अगर तीनों को ऐड करने पे 100 आ जा रहा है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, वो क्या, ये आप कटा भी सकते हो, नहीं भी कटाओगे तो चलेगा। तो जरा तीनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ऐड करके देखते हैं कि 100 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जी, अब टोटल परसेंटेज अगर निकालना है तीनों को जोड़ के, तो जरा हम लोग करते हैं। टोटल परसेंटेज इक्वल टू बोलो, एक 200/98, 200/98 प्लस एक आया है हमारा 3200/98, 3200/98, और एक आया था 6400/98। तो तीनों का एलसीएम तुम्हारा 98 आ रहा है। अब ऐड कर दो 200 प्लस 3200 प्लस 6400, और सबको ऐड करके आपका आ जाएगा 9800/98। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हो, ये कैंसिल करके और 100 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही है, जो भी हम लोग लिए हैं वो ऐड करके 100 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन of all element present in C6H12O6, सबका आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है कंपोजिशन। ठीक है, बताइए क्या होगा। सबके परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने हैं। बताइए। चलो, तो अब कोशिश, सब अभी तक का आंसर आना चाहिए था आप लोग का। तो C6H12O6 दिया है अगर, तो पहले आप मोलर मास कैलकुलेट कर लो। तो मोलर मास ऑफ C6H12O6 तो कितना आएगा। कार्बन का पता है 12 × 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 × 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 6 होता है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो 72 + 12 + 96, और सब ऐड करके आ रहा है 180। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो अब सबका हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे।
तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये तुम्हारा आ गया 72/180 इंटू 100। तो देखो जी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 इंटू 4, तो ये 40% कार्बन आ गया तुम्हारा। आया है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, ठीक है, 40 आएगा, ठीक है ना। अगर आप देखो परसेंटेज, हम हाइड्रोजन का ले लें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका 12/180 इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल होगा, और 6 से कैंसिल कराइए, 6 3 जा, 6 2 जा, और तो यानी 20/3 आ जाएगा। तो देखो, एक तो तरीका है कि आपका ये दोनों निकल गया, तो तीसरा आप 100 में से माइनस कर लो, तो वो तरीका भी कर लेते हैं और फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का तरीका है 100 माइनस 40 प्लस 20/3। एक तो आपका ये तरीका है, कर लीजिए, तो 100 माइनस 120 हो जाएगा ना, 120 और 20/3, तो 100 माइनस 140/3, और दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो 300 माइनस 140, 300 माइनस 140/3, तो ये आ जाता है आपका 160/3। तो एक तरीका तो ये है कि आप 100 में से माइनस कर लो, और बाकी दोनों को ऐड करके, अगर 3 लोग मौजूद हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट बाबू ये कर लो। बोलो हिमांशु। बोले हैं सर, परसेंटेज को हम पॉइंट में लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिखोगे, ठीक सर। सबको ऐड करके 100 आना चाहिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो जी, 96 है ऊपर में, 180 नीचे में, इंटू 100, तो अब इसको आप कैंसिल कर लो। तो बोलो, 0 से 0 कैंसिल होगा, और ये तुम्हारा कैंसिल करो, तो 6 3 जा, और 6 से ये 16 टाइम्स कटेगा, तो देखो 160/3 आ ही गया, और तीनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा, वो यहाँ से भी दिख रहा है, कॉर्नर में भी मैंने काम किया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड में आप आसानी से परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो हम लोग एक और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। अब एकदम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा कोई भी कंपाउंड। देखिए जी, तो लेते हैं हम लोग K2SO4, Al2SO4 थराइस, और 24H2O। देखो बाबू, ये पोटास एलम है, और इसमें हम लोगों को सभी का निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले इस कंपाउंड को आप छोटा कीजिए, तो K2SO4 Al2S3 हो जाएगा, O12 हो जाएगा, और 24H2O को तोड़िएगा तो हाइड्रोजन 48 और ऑक्सीजन आपका 24 हो जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि इसके ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको जो जो सेम एटम है और अलग अलग जगह पे है, उन सबको ऐड करके लिख दिया जाए। तो देखो जी, अगर पोटेशियम तुम्हारा 2 बार है, और सल्फर एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो सल्फर का नंबर 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 4, और ये 12 4 16, और ये 24, तो ऑक्सीजन का नंबर टोटल 40 हो गया। एल्यूमिनियम 2 बार है, और बाकी हाइड्रोजन 48 टाइम्स है। इतना समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। जब सारे लोग को हमने एक साथ कर लिया, 24 12 36 4 40, ऑक्सीजन 40 हो गया, हाइड्रोजन 48 है, सल्फर 3 और एक 4 है, के 2 बार है, और एल्यूमिनियम 2 बार है। तो चलिए अब मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ पोटास एलम, पोटास एलम बताइए, तो 39 होता है, तो 39 इंटू 2 करेंगे, सल्फर का 32 होता है, इंटू 4 करेंगे,
ऑक्सीजन का 16 इंटू 40 करेंगे, एल्युमिनियम का 27 इंटू 2 करेंगे, हाइड्रोजन का 1 इंटू 48 करेंगे। ठीक है, और सब ऐड करके कितना आएगा, ये 78 हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा, ये 640 हो जाएगा, 16 चौके 64, और ये 54 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए, तो इन सबको ऐड कीजिए, 8 8 16 और 4 20 8 28, 2 और 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 7 22, 2 24, 2 बच गया, और 6 1 7 और 2 948 आ गया। तो देख सकते हो, ये तुम्हारा पोटेशियम का है, ये तुम्हारा सल्फर का है, ये ऑक्सीजन का है, ये एल्युमिनियम का है, और ये नीचे वाला हाइड्रोजन का है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप सबका मास निकाल चुके हैं हम लोग, और 948 आ रहा है। एक बार और मिला लें, 8 8 16, 4 20 8 28, इसका 4 5 9 4 13 2 15, 13 2 15 7 22, 2 24, 2 बच गया, और 1 6 7 और 2 9, 9, टोटल 948 आ गया। एक एक करके सबका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ पोटेशियम, तो देखो बाबू 78 आया है, टोटल 948 है, इंटू 100 कर देंगे, तो 78 100 बाई 948। परसेंटेज ऑफ सल्फर 128 अपॉन में 948 इंटू 100, तो 128 पे 00 और डिवाइडेड बाई 948। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करेंगे 640 अपॉन में 948 इंटू 100, तो 640 पे 00 और 948। परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम करेंगे, एल्युमिनियम का परसेंटेज 54 और डिवाइडेड बाई 948 इंटू 100, तो 5400 बाई 948। और परसेंटेज ऑफ, इसके बाद से हाइड्रोजन बोलेंगे, तो ये तुम्हारा 48 आएगा अपॉन में 948 इंटू 100, तो 48 पे 00 बाई 948। तो अब टोटल ऐड करके देख ले कि सही है कि गलत है। तो टोटल परसेंटेज इक्वल टू टोटल परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, टोटल परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा बताओ। तो सबको ऐड करेंगे, 7800 बाई 948 प्लस 12800 बाई 948 प्लस 64,000 बाई 948 प्लस 5400 बाई 948 प्लस 4800 बाई 948। तो सबका एलसीएम तो 948 आ गया, और ऊपर में हम सबको ऐड कर देंगे, 7800 प्लस 12800 प्लस 64 पे 000 प्लस 5400 प्लस 4800। और देखो बाबू, सबको ऐड करोगे ना, तो ऊपर में 94800 आएगा, और नीचे में 948 आएगा, और जब ये कैंसिल होगा तो ये 100 आएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जोड़ करके, मैं जानता हूँ कि इतना ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए, मैसेज करिए, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन आप काफ़ी अच्छे से सीख गए। हमें नहीं लगता है कि कोई और आपको डाउट होना चाहिए। चलिए, तो देखो बाबू, एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं। इफ 3.4% सल्फर is present in insulin, sulfur is present in insulin, इंसुलिन में प्रेजेंट है 3.4% सल्फर,
then find minimum molecular mass, then find minimum molecular mass या minimum molar mass of insulin. आपको मिनिमम मोलर मास निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोच करके आप बनाइए, एकदम इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग ट्राई कीजिए। देखो इस पे तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन। तो फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या लिखते थे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक एटम का मास, ठीक है ना, या एटम का मास हम लोग ऊपर में लिखते थे। चलो तो मास ऑफ एन एटम हटा देते हैं, मास ऑफ एटम, कितना भी एटम का मास ऊपर में रख सकते थे, नीचे में रखते थे मोलर मास और मल्टीप्लाई 100 करते थे। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3.4% सल्फर, एक इंसुलिन कंपाउंड होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब उसका मास क्या होगा वो पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि मिनिमम मोलर मास क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस कंपाउंड का मास फिक्स नहीं है, ठीक है ना, और इसका मैक्सिमम का भी कोई फिक्सेशन नहीं है कि मैक्सिमम इंसुलिन का मास कितना जाएगा। जैसे तो लोग पॉलीमर पढ़ा होगा, तो पॉलीमर का मास फिक्स नहीं होता है, पॉलीमर बहुत बड़े मास वाले कंपाउंड होते हैं। तो पॉलीमर का जैसे मास फिक्स नहीं होता है, मिनिमम कुछ मास मान लेते हैं कि 20,000 एमई होगा, 30,000 एमई होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इस कंपाउंड में भी क्वेश्चन दिया है कि आप मिनिमम मोलर मास निकालिए इंसुलिन का, उसमें 3.4% सल्फर है। ये आपको हिंट कर रहा है कि इंसुलिन जो आप कंपाउंड ले रहे हैं, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, उसमें 3.4% सल्फर है। तो आपको मिनिमम मोलर मास बताना है कि मैंने इसका कम से कम मास कितना होगा। तो थोड़ा समझिएगा ठीक से, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। इंसुलिन हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो बाबू, हमको इसका फार्मूला नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, कोई जरूरत भी नहीं है, बस ये हिंट है मेरे पास कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है और 3.4% सल्फर प्रेजेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन तो क्वेश्चन ने दे रखा है 3.4%। एक बात दिमाग लगाने लायक है कि मिनिमम मोलर मास कह रहा है, इसका मतलब सल्फर के मिनिमम कितने एटम ले सकते हैं। तो सल्फर का मिनिमम एक एटम तो रहना ही चाहिए ना, क्योंकि एक एटम भी नहीं रहेगा तो ये बात जो लिखा है कि 3.4% सल्फर है, ये बात गलत हो जाएगा। और मिनिमम मोलर मास निकालना है, इसका मतलब कि सल्फर का एक से ज्यादा एटम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मिनिमम मोलर मास लेते समय इंसुलिन के जितने भी एलिमेंट होंगे सब मिनिमम पे लिया जाएगा। उसमें मान लो 3-4 एटम मिलते हैं तो सब एक एक को लिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा एटम आप लेते हो तो फिर वो मिनिमम मोलर मास नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि तुमको मिनिमम मोलर मास ऑफ वाटर पूछा जाए, तो मिनिमम मोलर मास 18 होगा। अगर उसी का 2 गो ले लोगे तो 36 हो जाएगा, 3 गो ले लोगे तो 54 हो जाएगा। तो मिनिमम मोलर मास के लिए तुमको कितना लेना है, तो मिनिमम मोलर मास के लिए तुम एक मात्र एटम ले सकते हो, एक से ज्यादा एटम लोगे तो मिनिमम मोलर मास नहीं कहा जाएगा। और यही इसका लॉजिक है इस क्वेश्चन बनाने का, कि मिनिमम वर्ड यूज कर दिया है, यानी सल्फर का एक एटम लेना होगा हमें बस। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 सल्फर एटम, क्योंकि हमको मिनिमम निकालना है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक सल्फर का एटम ले सकते हैं, मास ऑफ 1 सल्फर एटम, और डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास और इनटू 100। तो देखो जी 3.4 है
और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे, और इंटू 100, और बाई मिनिमम मोलर मास MMM। ठीक है जी। तो अब क्या कर सकते हो, अब तो कुछ झमेला ही नहीं है। मिनिमम मोलर मास को लेफ्ट साइड में ले जाइए, और 16 इंटू 100 बाई 3.4, 3.4 को नीचे ले आइए, तो पॉइंट हटाइएगा तो जीरो ऊपर जाएगा। तब मिनिमम मोलर मास इज इक्वल टू 16 इंटू 1000/34। तो तुम्हारा ये कितना आएगा, कैंसिल करो इसको, तो 2 8 जा 16, 2 17 34, 8000/17। अब इसको डिवाइड करो जरा, डिवाइड करके कितना आ रहा है बताओ। जरा इसका आंसर बताइए। तो डिवाइड करने पे ये आ रहा है 470.5, 470.5। मतलब इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास जो आएगा वो आपका आएगा 470.5। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओ सॉरी, सल्फर का 16 नहीं लेना है, इसका 32 ना होता है जी। एक यहाँ मिस्टेक हो गया, 16 की जगह हमें सल्फर लिया है तो 32 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 32 लेना पड़ेगा, यहाँ 32 करना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा ऊपर में, तो ये 16,000 हो जाएगा, 16,000 अपॉन में 17, और ये भी इसका डबल करना पड़ेगा, तो 940 941 हो जाएगा। तो ये लगभग तुम्हारा 941 आ जाएगा। मिनिमम मोलर मास ये 941 ग्राम आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे मिनिमम मोलर मास पूछा जा रहा है, मतलब मिनिमम कितने एटम लेंगे, तो एक एटम लेंगे तो मिनिमम की बात होगी, एक एटम से ज्यादा ले लिया तो फिर वो मिनिमम पे बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसी यही लॉजिक पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो चलिए मीटिंग समाप्त हो सकता है कभी भी। कोई डाउट है मन में तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। तुम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला जानते हो ना, जरा मैसेज कीजिए तो। बोलो पूजा। बोलो, अनम्यूट किए हुए हैं। बोलो। The smallest unit of substance which exists independently and sole property of that substance is called molecular formula. हाँ, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है किसी मॉलिक्यूल के फार्मूला को, और जिसको देख करके हम किसी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन, हाँ, एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन के बारे में हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम है। अब जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, देख लेंगे हम तो बोल देंगे कि कार्बन के 6 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। और चलो दानिश, बोलो क्या पूछना चाहते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये नहीं हो सकता है। हाँ, बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बिल्कुल एग्जैक्ट यही होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि कितने एटम एक मॉलिक्यूल। आप समझ गए हैं।
कि कोई भी मॉलिक्यूल के फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, और वो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि किस मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। तो देखो जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात करते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होता है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितने मतलब मौजूद रहेंगे, मिनिमम रेशियो क्या है, जो भी मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है उसका मिनिमम रेशियो आप बताइए। तो उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो जरा पहले दोनों का डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर दोनों में रिलेशन समझाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो जी, it represent exact number of atom. It represents exact number of atoms. Exact number of atoms. ठीक है। Present in a molecule. Present in a molecule. Present in a molecule of compound. तो किसी एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट कितने एटम प्रेजेंट है और कितने कितने नंबर में प्रेजेंट है, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख करके आप एग्जैक्ट जान जाओगे कि इस कंपाउंड में कितने एटम कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज is C6H12O6. C6H12O6, in which 6 carbon atoms, 12 oxygen atoms, 12 oxygen atom and 6, उल्टा लिख दिए, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लिखना होगा। 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms are present. 6 oxygen atoms are present. तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एग्जैक्ट हमको इंफॉर्मेशन दे देता है कि किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और कितने कितने प्रेजेंट है, ये सब कुछ हमें जानकारी हो जाती है। लेकिन वही एम्पिरिकल फार्मूला देख करके हमें ये जानकारी नहीं हो पाएगा कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल कितना कितने नंबर ऑफ एटम से जुड़ के बना हुआ है। बस उनका सिंपलेस्ट रेशियो हमको वो बता देगा कि किस रेशियो में एलिमेंट कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है ना। तो इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। तो किसी एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सिंपलेस्ट रेशियो में रहते हैं। इस चीज को एम्पिरिकल फार्मूला बता देता है। अब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ग्लूकोज है, ये फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज
हाँ बोलो। 30. हाँ CH2O 30 मास। 30. हाँ 30 मास होगा, ठीक है। देखिए जी, तो अब हम बताते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला गया। तो कार्बन 6 था, हाइड्रोजन 12 था, ऑक्सीजन 6 था। तो इसमें हम लोग सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकालने चले। तो कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? तो सिंपलेस्ट रेशियो 6/6, 12/6, 6/6। तो देखोगे कि ये कैंसिल करके, और ये तुम्हारा 1 आ गया, ये तुम्हारा 2 आ गया, और फिर ये तुम्हारा 1 आ गया। तो 1 to 1 आ गया। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाएगा, कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो लेना था हमें, और ये सिंपलेस्ट रेशियो ही होता है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O आया कैसे। तो जो भी एटम्स का रेशियो था उसको हमने सिंपलेस्ट कर दिया, और जो सिंपलेस्ट रेशियो देगा हमें वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखेंगे, आप लोग को एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। चलिए तो देखते हैं। अब जैसे मान लो कि CH4 है, CH4 है, तो रेशियो क्या है? कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है। तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH4 ही रहेगा। NH3 है, तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 है, तो कोई चेंज नहीं, दोनों सेम रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे सेम रह रहा है। C2H6 है, तो यहाँ 2:6 हो रहा है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। तो सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे, 1:3 आएगा, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3, CH3 हो जाएगा। इसी की जगह B2H6 ले लेंगे, तो बोरॉन का 2, हाइड्रोजन का 6, फिर वही बात है, 1:3 हो जाएगा। तो बोलेंगे इसको BH3। ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हो। H2SO4, तो इस बार हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अब इनको और सिंपलेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 6 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट चाहिए, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है। बोलो दानिश। कॉमन लेके नहीं बना सकते हैं? हाँ कॉमन ही ले रहा है ना, मतलब मिनिमम करना है तुम्हें, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इसको सबसे सिंपलेस्ट बना दे। हाँ, ओके। चलिए, तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया C12H22O11, तो रेशियो है 12:22:11, 12:22:11। तो आप बताओ कि इसका इम्पिरिकल, ये तो अपने में सिंपलेस्ट है, किसी नंबर से इन तीनों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर यही सेम लिखना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। CH3COOH। अब देखो बाबू, इसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना होगा, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, और ऑक्सीजन 2 है। तो देखो ये, इसको देख करके आपको नहीं पता चलेगा। जब इन दोनों कार्बन को साथ में किए, 3 और 1 4 हाइड्रोजन साथ में किए, ऑक्सीजन दोनों को साथ में किए, तो रेशियो मेरा 2:4:2 आया है। तो यहाँ पे इनको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो ये कैसे होगा? तो 1 to 1, तो CH2O, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो इस तरह से किया जाता है। आप किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। समझ गए? जैसे N2H4 है, तो क्या होगा? 2:4 दिया है, तो कैंसिल करके 1:2 आएगा, तो 1:2 होगा। तो बस नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, NH2 ले लेंगे। तो किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड का, जैसे C6H6 है, तो बताओ C6H6 का क्या होगा? तो भाई यहाँ पे तो 6:6 है,
तो कैंसिल करके 1:1 हो जाएगा, तो CH हो जाएगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला है। बोलो। वही बता रहे थे सर, एम्पेरिकल वाला, C6H6 वाला। ठीक है, C2H2 का एम्पिरिकल फार्मूला 2:2, तो 1 हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहो तो किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कल के क्लास में आप लोग को दोनों में क्या रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में, ठीक है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना।